चैप्टर नंबर 6 इसकी कौन सी फर्स्ट एक्सरसाइज ही आ रही है ना, बस फर्स्ट आ रही है। नई वाली बुक में बताना तेरा एग्जाम्पल कितने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले? 6 एग्जाम्पल्स हैं, पुरानी में भी इतनी है। और एक्सरसाइज हाँ उसके एग्जाम्पल। तो एक्सरसाइज 6.1 में कितने क्वेश्चन है बताना? 18। चलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6। सर तो क्वेश्चन इनवर्स के करा दो। हेलो हाँ जी निकल गई, मेरी बात हो गई उनकी मदर से, कह रही थी कि बस आ रही है वो। जी ये जो पता होता है 5 मिनट 5-7 मिनट हो गए दूसरे को। बताना कौन सा है? इसका ना जैसे एग्जांपल करते हैं, बता दें। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 एनसीईआरटी तो सभी के पास है। तो एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये जो पहली वाली है ना, पहली वाली जो हमारी एक्सरसाइज है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ वाली है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ में ये पूछ रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो एग्जांपल नंबर 1 में देखिएगा सर हाँ जी इवैल्यूएट करना साइन 2 cos इनवर्स mod 2 tan इनवर्स x। सर ये आपने स्कूल से होमवर्क और इट ऑल ये नीचे वाला ये क्या है? वो भी इवैल्यूएट करना। ये तो 0 है। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है, cos π/2 0। सेकंड वाला तो ये है, और जो फर्स्ट वाला है भाई फर्स्ट वाला देख कर बताऊंगा। अब मैं सोचूं यहाँ पर और टाइम खराब हो। सेकंड वाले का तो 0 लिखो। सेकंड वाले का जो ब्रैकेट में लिखा है ना, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, ये होता है π/2 और cos π/2। हाँ लिखवाया, 3 आइडेंटिटी लिखवाई है। एक तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, एक tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये π/2 होता है, और एक sec इनवर्स और cosec इनवर्स, इन दोनों का एडिशन। ठीक है, फर्स्ट वाला मेरे को भेज दो, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूँगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, इसमें वो बोल रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया जो है सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि आपको इसका रेट ऑफ चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो जैसे हम ये कहते हैं कोई हमको एक्सप्रेशन दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखी है, और उसमें हमको ये बोल दिया जाए कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करते थे d/dx कर देते थे दोनों तरफ। ऐसा ही काम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सेकंड वाले का कर दो, वो 0 हो गया। फर्स्ट वाला बता दूँगा। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, इसमें दे रखा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशियल ही पूछा जा रहा है, डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो आपको रेडियस के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, मतलब d/dr ऑफ a मतलब रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट।
जिसके भी रिस्पेक्ट में आपको करना है, जैसे दे रखा है ना विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो डी बाई डी आर करना है, ठीक है। तो आपने दोनों तरफ डी ऐसे बाई डिफरेंशिएट करने से हमें रेट मिल जाएगा। रेट मिल जाएगा, क्योंकि रेट कैसे मिलेगा, जैसे ऊपर अपना बताता हूँ, जैसे ये डी बाई डी आर ऑफ ए है, तो इसका मतलब क्या है, डी ए बाई डी आर बाई डी आर, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया अपॉन स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियस, ठीक। तो क्या होगा, जब भी कभी रेट निकालते हैं तो डिवाइड ही तो करा जाता है, डिवाइड करा जाता है। तो जैसे आप मान लीजिए पावर था, तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो जिसके भी रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, रेट निकाला जाता है, वहाँ आप उससे डिवाइड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तरह से डी आर से डिवाइड करना है, डी ए, ठीक है, वो करना है। तो डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा, हमने डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर करा, और यहाँ पर पाई तो कॉन्स्टेंट है, और आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में, जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होता था, तो आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में 2r हो जाएगा, समझ गए, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं वो, डी ए बाई डी आर आपको निकालना है व्हेन, तो व्हेन के लिए एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, और r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह 5 डाल दीजिए, ये हो गया 10 पाई, और आंसर में क्या लिखेंगे आप, सेंटीमीटर लिखेंगे, आंसर में सेंटीमीटर लिखेंगे। सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर एरिया है, एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे रेडियस है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर लग गया, तो आउटपुट जो आया ना इसका, उसकी रिजल्ट, उसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर होगी, समझ गए, ठीक। चलिए जी, तो ये तो इसका तो रिजल्ट आ गया 10 पाई, इन्होंने आंसर में दे रखा है 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, इन्होंने आंसर ये दे रखा है, तो एक ही बात है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर लिख दो या सेंटीमीटर लिख दो, समझ गए, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिएगा क्या है, अच्छा द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उसको हम पॉजिटिव मानकर चलेंगे, उसके रेट ऑफ चेंज को पॉजिटिव मानकर चलेंगे, और कोई चीज़ अगर डिक्रीज़ हो रही है तो उसके रेट ऑफ चेंज को नेगेटिव मानकर चलेंगे। अब सुनिए, एग्जांपल नंबर 2 है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एज एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो इसकी यूनिट है, यूनिट से आपको अंदाजा लग जाएगा, तो क्या बोल रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम को बोल दिया dv, और टाइम को बोल दिया dt, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो dv बाई dt इज इक्वल टू 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इन्होंने बोला नहीं था कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएट करना, उन्होंने बोला कि 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मैं समझ गया कि ऊपर क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि वॉल्यूम, नीचे सेकेंड यानी कि टाइम, तो dv बाई dt इज इक्वल टू 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया। वॉल्यूम किसकी बोल रहे हैं, क्यूब की, जब क्यूब की वॉल्यूम होने की, तो क्यूब का क्या है, देखिए क्या आगे का पहले सुनते हैं, हाउ फास्ट इज द सर्फेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है, लेट द length of the edge of the cube be x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ना वॉल्यूम, ठीक है, तो x सेंटीमीटर क्यूब ऐसे हो गया, इसका जो एज है वो हमने x मान लिया, तो ये x हो गया, ये x हो गया, और ये x हो गया, तो क्यूब है। अब उन्होंने आपसे ये पूछा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है, यानी कि ds एज फॉर सरफेस एरिया, ds अपॉन dt बताना है व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपको बताना है। इस पर अभी बाद में आता हूँ, पहले जब मेरे को दे दिया कि ये क्यूब है, मैं जानता हूँ कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो निकालते हैं b,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि मेरे पास है क्या चीज़, तो मेरे पास dv/dt है, तो हम क्या करेंगे, ये जो V इज इक्वल टू एक्स क्यूब है इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यानी कि क्या हो गया, अगर d/dt ऑफ V इज इक्वल टू d/dt ऑफ एक्स क्यूब, तो ये तो बन गया dv/dt। ठीक है, और ये क्या हो गया, जब एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल तो हो गया 3x², फिर एक्स को भी करेंगे तो पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, फिर एक्स को भी तो करेंगे, तो एक्स का क्या हो जाएगा dx/dt, dx/dt। अब देखिएगा कि यहाँ पर मेरे को dv/dt कितना दे रखा है, 9 3x² dx/dt, 3 1 3, 3 3 9, dx/dt निकालना है, तो ये x² यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3/x² इज इक्वल टू dx/dt, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। dx/dt की वैल्यू मेरे पास 3/x² आ गई, यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि अब वो बोल रहे हैं कि आपको ds/dt निकालना है, तो ds क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है बताएंगे? हाँ, अरे क्यूब में सरफेसेस कितनी होती हैं, 6 होती हैं, तो 6x² है ना, 6s² होता था, मैंने s ना मानकर साइड को मैंने x माना है, तो 6x² हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6x², और क्या करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये तो हो गया ds/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ 6x², तो ds/dt इज इक्वल टू 6 तो ऐसा तो कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x और फिर dx/dt, तो ds/dt इज इक्वल टू 6 to the 12x, और dx/dt की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3/x²। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो अब हमें क्या निकालना था, ds/dt when x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो अब 12 इंटू 3/10, तो 12 3 36/10 यानी कि 3.6। सरफेस एरिया है ऊपर, सरफेस एरिया का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम है मतलब सेकंड। आपने ds/dt वाले डैश का मान रहा है, इसका मतलब हाँ, ds/dt का जब वर्टिकल लाइन बना है, इसका मतलब होता है वेयर, तो वेयर x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो आप ये देखिए आंसर इसका आ रहा है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सही है जी, क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 में देखिएगा क्या है। एग्जाम्पल 3 में बोल रहे हैं, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, एक शांत पड़ा हुआ लेक और उसमें एक पत्थर फेंक देते हैं इंसान की शादी अशांत करने के लिए। हमने एक पत्थर फेंका, तो पत्थर फेंका तो उसमें ना सर्कल्स बनने शुरू होंगे, रिपल्स बनने शुरू होंगे, तो छोटा सर्कल फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, धीरे धीरे ये, ठीक है। तो मतलब इंटरनेट का पैक खत्म हो चुका है या फिर मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी है, लेकिन पत्थर पड़े हुए हैं आसपास, तो टाइम पास कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं उसमें। चलिए जी, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at a speed of 4 centimeter per second, ठीक है, at a speed of 4 centimeter per second।
ये मान लीजिए कि पत्थर बिल्कुल बीचों बीच फेंका गया, एक सर्कल, थोड़ा सा सर्कल बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा सर्कल और बड़ा हुआ। तो वो जो वेव्स है ना, वेव्स आर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ वेव्स। सर सर ऊपर से रेडी है। क्या क्या ये एक विडम्बना है, तो इसके बारे में कल भी मैंने एक बच्चे के साथ डिस्कशन करा था, तो हमारे ना 10-15 मिनट खराब हो गए थे। उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वेव्स जो है वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ती जा रही है, मूव कर रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड पर। तो एक तरह से समझ लीजिए, जब बताया गया कि जो वो वेव्स हैं वो सर्कल की शेप में दिखाई दे रही है बिल्कुल ऊपर से, तो सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है एक तरह से 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। हर सेकंड पर उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, अगले एक सेकंड पर 8 सेंटीमीटर, फिर 12, फिर 16, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या गिवन है, dr/dt गिवन है। dr/dt इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब सोचिए, जैसे ये एग्जांपल है, ऐसे ही एक एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक ना बड़ा सा सिलेंड्रिकल टैंक है। तो सिलेंड्रिकल टैंक में पेट्रोल भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें मामूली सा होल हो गया नीचे, तो अब वो ड्रॉप करके पेट्रोल गिरता जाएगा। तो उसमें कुछ कैलकुलेट करा गया, उसकी जो हाइट है वो मेज़र करी गई, और ये देखा गया कि पेट्रोल टैंक जो था उसमें सिलेंडर में, वो धीरे धीरे उसकी हाइट कम होती जा रही है, क्योंकि नीचे से पेट्रोल जो है वो लीक हो रहा है, ठीक है। तो उसकी हाइट धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये बोल दिया कि वो 1 सेंटीमीटर कम हो रही है 1 सेकंड में, या 1 मिलीमीटर हाइट कम हो रही है 1 सेकंड में। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर हाइट ना कम हो रही है, तो जब कम हो रही है तो उसके आगे मुझे नेगेटिव लगाना होता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, यानी कि इसका जो रिपल है इसका साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मैंने इसको प्लस लिखा है, प्लस का लिखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जहाँ पर वैल्यू घटती जाएगी वहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे, जहाँ बढ़ती जाएगी वहाँ प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को ढंग से समझ लेना, ये पूरी 12th का सबसे टफ चैप्टर है, मैं पहले ही बताकर चलूँ, ठीक है। और टफ इस सेंस में है कि ये दिमाग से ना निकलता बहुत जल्दी है, तो इसको बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए, और जो अभी हम कर रहे हैं सबसे आसान एक्सरसाइज है इस चैप्टर, आगे वाली और मज़ेदार आती चली जाएगी, ठीक है। चलिए, dr/dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ, अगर आप ढंग से सिंपल ज़्यादा अच्छे से पढ़ो तो आप ट्वेल्थ में कितना स्कोर कर सकते हो मैथ्स में? मतलब 100 में से 100 लेंगे नहीं, मैं हमारे लिए बोल रहा था। हमारे लिए, मतलब अगर हम अच्छे से पढ़े, मतलब इतना अच्छे से भी नहीं, इतना डीप नहीं, 100 में से 100 ले आओगे 100 में से 100। और क्या? सर सच बोल तो क्या ये सच ही बोल रहा हूँ भाई, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो 100 में से 100 आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और चलिए 99 आ गए, 98 आ गए, ऐसे कुछ ना कुछ कम रह जाएगा, वो कोई, पर ढंग से पढ़ने की बात करी जा रही है। ढंग से पढ़ने का ढंग का मतलब पता है क्या है? ढंग का मतलब ये है कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 महीना बीत गया उस सब्जेक्ट का कुछ ABCD नहीं पता, उसको छोड़ ही दिया, फिर 1 महीना आ जाएंगे, तुम्हारा तो आई जाएगा। कोशिश करो, तो तुम कर ही रहे हो कोशिश, थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही हो रोज़, कोई मतलब कोई भी सब्जेक्ट है ना, मैं सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं कह रहा, जो बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे 15 मिनट ही पढ़ लो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये छूट ही गया, आज के दिन मैंने पढ़ाई नहीं, वो टारगेट रोज़ का होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए जी, मैं आगे देखता हूँ आगे क्या है। अब सुनिए, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, तो जिस इंस्टेंट पर सर्कुलर वेव का रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा, यानी कि जब r 10 सेंटीमीटर होगा, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको dA/dt निकालना है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, dA/dt निकालना है when r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है जी। तो एरिया क्या होगा, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dA/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ पाई आर स्क्वायर, dA/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ पाई आर स्क्वायर।
पर आप ये देखिएगा कि डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू इतना हो गया, तो डी ए बाई डी टी को तो ऐसे ही छोड़ देंगे और पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो एज इट इज आर स्क्वायर का डिफरेंशियल आर, और फिर आर को फर्दर करेंगे तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा। डी ए बाई डी टी इसमें आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर और डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है 4 दे रखा है, इसको 4 लिख दिया मैंने। और अब आर की वैल्यू भी डाल दीजिए 2 पाई इंटू 10 इंटू 4, तो 4 10 सा 40, 40 2 सा 80, 80 पाई ऊपर एरिया नीचे टाइम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। Example number 4. The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 cm per minute. The length x of a rectangle, तो rectangle बनाएंगे। rectangle की जो length दे रखी है x, and width y is increasing at the rate of 2 cm per minute. dx by dt is equal to, तो लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो x है ना, x का डिक्रीज होने वाला रेट कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो इसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे -4 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, डिवाइड बाई dt, डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, and x is equal to 10 centimeter and y is equal to 6 centimeter. Find the rate of change of perimeter and area of the rectangle. तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये बोल रहे हैं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या है P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है। सर इसमें और भी शेप्स आती हैं, इसमें कोन आता है, सिलेंडर आता है, वैसा तो याद रखने सारे पड़ेगा एरिया पाओगे तो मैं लिखवा दूंगा आपको, सारे सबके वॉल्यूम सरफेस एरिया सब लिखवा दूंगा सभी। हाँ सही बात है, सभी के सभी आते हैं, ओवन भी, स्फीयर भी, आपका सिलेंडर है, सारी चीज़ें, हेमीस्फीयर भी है, 2 होते हैं 2 पाई आर आर प्लस एक्स, ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर सारे हैं। तो चलिए जी देखिएगा, तो ये पेरीमीटर क्या हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो भाई डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, जब एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स बाई डी टी, प्लस जब वाई को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी टी, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये पूछ रहे हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, तो डी बाई डी टी ऐसे लिखकर यहाँ लिख लीजिए x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर y is equal to 6 centimeter is equal to 2 into dx by dt की वैल्यू है -3 प्लस dy by dt की वैल्यू है 2। अच्छा, अब इसमें आप ये देखिए कि कहीं पर भी सिर्फ x या सिर्फ y नहीं है, अगर x या y कहीं पर होता तो x की जगह 10 और y की जगह में 6 डाल देता, वो है ही नहीं तो उसको रखने की सब्स्टिट्यूट करने की जगह ही नहीं है हमारे पास, तो जैसा है वैसे ही रख देते हैं। dx by dt की वैल्यू -3, dy by dt की वैल्यू प्लस करो,
-3 + 2 ये कितना हो गया? -1। ये -2 और पेरीमीटर की यूनिट तो सेंटीमीटर ही होती है और टाइम यहाँ पर सेकंड नहीं मिनट में दे रखा है, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या? पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट दिस रेट, माइनस में आ रहा है ना, तो पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट दिस रेट। तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट ये हो गया। अब बी पार्ट है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसका सेकंड पार्ट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हाँ जी, एरिया रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एक्स इंटू वाई। तो अब एक्स और वाई दोनों बिल्कुल अलग अलग वेरिएबल हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पर कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इधर हो गया डी ए बाई डी टी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी कि डी एक्स बाई डी टी। डी ए बाई डी टी एट एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो कैसे निकलेगा? हाँ जी, एक्स की वैल्यू तो 10 है, तो 10 इंटू डी वाई बाई डी टी कितना है? 2 है, तो 10 इंटू 2 प्लस वाई की वैल्यू 6 और डी एक्स बाई डी टी कितना है? -3। तो 10 2 are 20 और 6 इंटू -3 -18। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एरिया अपॉन टाइम है ना, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम यहाँ पर मिनट में दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकंड पार्ट ये था। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, इसमें क्या है? द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई। तो टोटल कॉस्ट जो है वो ऐसे है सी एक्स। एक्स यहाँ पर क्या है? कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई किसी भी फैक्ट्री में, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई। मतलब अगर पेन बन रहे हैं वहाँ पर तो 15 पेन प्रोड्यूस हुए हैं तो एक्स की वैल्यू 15, 50 पेन प्रोड्यूस हुए हैं तो एक्स की वैल्यू 50। So the total cost in rupees associated with the production of x units of an item is given by Cx is equal to, इसको cost function भी बोलते हैं, 0.005 x cube minus 0.02 x square plus 30x plus 30x plus 5,000, 30x plus 5,000। अब वो क्या है? फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वेयर बाई मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाला जाता है? मार्जिनल कॉस्ट निकाला जाएगा, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? वो बोल रहे हैं वेयर बाई मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट तो ये है सी एक्स। ठीक है, एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि आउटपुट के लेवल। आउटपुट कैसे पता चलेगा? आउटपुट हम ये कहेंगे कि किसी फैक्ट्री में मान लीजिए मोटरसाइकिल बन रही है, तो हमने कहा 1000 मोटरसाइकिल बनी, तो वो 1000 यूनिट्स बन गई ना उसकी मोटरसाइकिल की। तो आपको क्या करना है कि इसी को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। बोल रहे हैं ना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट क्या है? एक्स है। ठीक, तो मार्जिनल कॉस्ट निकलेगी। मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है? मार्जिनल कॉस्ट एम सी ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्स, ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। ये जो टोटल कॉस्ट प्राइस जैसे आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर बचपन में करा होगा, तो उसमें कॉस्ट प्राइस होता है, तो वो कॉस्ट प्राइस को ये कॉस्ट फंक्शन बोल दिया जाता है। और वो फंक्शन है, हमने ये कहा कि ये 0.005 एक्स क्यूब, यानी कि इतनी कॉस्ट आ रही है एक मोटरसाइकिल बनाने में। तो ये वाली कॉस्ट शायद एम्प्लॉय की सैलरी होगी, ये वाली कॉस्ट जो है वो शायद मशीनरी का मेंटेनेंस होगा,
ये वाली कॉस्ट जो है वो शायद रॉ मटेरियल का होगा, और ये 5,000 रुपये, मतलब अगर आप एक भी बाइक नहीं बनाएंगे तो एक भी बाइक नहीं बनाई तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तब भी 5,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं। तो 5,000 रुपये हो सकता है मशीन का किराया हो, या हो सकता है कुछ बिजली का मिनिमम बिल हो, तो इतना आपको देना ही देना है, ठीक है। तो ये कॉस्ट फंक्शन, इसमें इतनी सारी चीज़ें, ये प्रोडक्शन में चीज़ें डिपेंड करती हैं। नहीं तो अगर रिटेल एंड पर देखा जाए तो रिटेल एंड पर तो आपने एक चीज़ खरीदी, प्रॉफिट रखा, बेची, बस इतना करा जाता है उसको। तो यहाँ पर प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन में तो जो ओनर है उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसको इक्वेशन में बनाकर दे रखा है। अब देखिएगा मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि भाई कुछ भी आप कर लो, आपको कम से कम इतनी कॉस्ट तो देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर है वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो मिनिमम 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 कम से कम हो, और जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आप ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए डी/dx ऑफ सी एक्स किया जाता है। तो डी/dx जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0005, और एक्स क्यूब का क्या हो गया 3x माइनस 0.02, और एक्स स्क्वायर का क्या आ गया 2x प्लस 30, और एक्स का क्या आ गया 1, और 5,000 है, 5,000 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल वैल्यू से, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट वन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, तो बस 3 ही यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो 3 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे MC और ब्रैकेट में लिखेंगे 3, ये 3 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, तब मार्जिनल कॉस्ट बताइए, तो एक्स की जगह 3 डालिए, 3, और ये हो गया हमारे पास 0.015, 3 इंटू 0.005 करा इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 2, तो 0.04 इंटू 3 प्लस 9, 15 9 का 135 होता है, तो 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30, ठीक है, 30.135 30.015। इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद जब भी कॉस्ट आती है तो कॉस्ट को मैं 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लेता हूँ, क्योंकि फिर जो है हमारा जो है पॉइंट के बाद अगर हम रुपीज़ में लिखते हैं तो वो पैसे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 30 रुपीज़ और 2 पैसे। अब एग्जाम्पल नंबर 6 पर आ जाइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बता देंगे क्लियर है। बताओ भाई, अक्षय, धन्या, अंशु, ठीक है। एग्जाम्पल 6 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में हम ये रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। तो रेवेन्यू का मतलब ये है, रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू का मतलब आप समझ लीजिए सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और ये जो कॉस्ट फंक्शन है ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। रेवेन्यू का मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। रेवेन्यू में से कॉस्ट को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट अमाउंट है, और अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो वो हमारा लॉस अमाउंट है, ये होता है। अब देखिए, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ X यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ये है कि भाई कम से कम इतना तो रेवेन्यू होगा ही होगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ मार्जिनल कॉस्ट था तो कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया तो मार्जिनल कॉस्ट आ गया, रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। तो RX यानी कि रेवेन्यू फंक्शन ये कितना दे रखा है 3x² + 36x + 5।
x square plus 36x plus 5. Find the marginal revenue when x is equal to 5, whereby marginal revenue will be the rate of change of total revenue with respect to the number of items sold at an instant. ठीक है, तो marginal revenue निकालना है, तो एम आर ब्रैकेट में x ये क्या हो जाएगा d by dx of rx. तो d by dx of x square plus 36x plus 5. तो 3 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल 2x, 36x का क्या हो जाएगा 1 और 5 तो कांस्टेंट है अकेला लिखा हुआ है, उसका हो गया 0. सर पानी अभी देखो तो कितनी यूनिट्स को बोल रहे हैं कि 5 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन x इज इक्वल टू 5. तो 3 2 जा 6 और 6 में 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 36, इसमें तो x है ही नहीं. 30 प्लस 36 इज इक्वल टू रुपीज़ 66. ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है. ठीक है, अभी आप एक मिनट जो दिखाते रहते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन जो होते हैं कोई बैठा भी होता है वैसे ही शोर मचाते रहते हैं फालतू में, बस साउंड ही होती है बस. सर बैठे तो और ऐसे ही उसमें बहुत ऑडियंस पैसे की बुलाई हुई है. अच्छा, गौरव गुप्ता को सुनता है बढ़िया होता है. इसके बाद शादी वाला एपिसोड सुनना मजा आ जाएगा. सुन चुके हैं सर. मैंने उनको बोला था आप कंप्लीट कर लीजिए. और गोलगप्पा वाला सुना है कि जब तक नाखून गंदे ना हो तब तक गोलगप्पे खाने का स्वाद नहीं होता. चलिए जी देखिएगा ये एक्सरसाइज 6.1 है ना. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 छोड़ रहा हूँ मैं, अपने आप करना. एक सर्कल वाला है, एक क्यूब वाला है, पहले वाला भी सर्कल वाला है. क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊँ.
4 देख लीजिए, 5 छोड़ रहा हूँ क्योंकि वही क्वाइट लेक वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। An edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. An edge of a variable cube. अरे नहीं, ये भी आप कर लेंगे, क्यूब भी तो है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये पांचों आप करना। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 से करवा रहा हूँ, 1 से लेकर 7 तक आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल रहे हैं अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। तो एक बलून है जिसमें हवा भर रहे हैं, तो वो धीरे 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 वो उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है और वो स्फेरिकल ही रहेगा, हमेशा स्फीयर की शेप का ही रहेगा। अच्छा, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकंड। तो उसके अंदर जो गैस भरी जा रही है वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब भरा जा रहा है उसके अंदर गैस। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वॉल्यूम इतनी बढ़ रही है हर सेकंड में। तो dV बाई dt कितना दे रखा है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दे रखा है। उसके बाद फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस एंड द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। मुझे ये बताना है कि रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस। dr by dt एंड रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जब उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर होगा उस इंस्टेंट पर आपको dr by dt बताना है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, ये आपको बताना है। ठीक है। अच्छा जी, बलून कैसा रहेगा, हर समय बलून का शेप जो है वो स्फेरिकल रहेगा। स्फीयर का वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या किसी को भी याद नहीं है क्या? और बाई 3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब एक्चुअली तो याद होना चाहिए था। V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dV by dt is equal to d by dt of 4/3 pi r cube, d by dt of 4/3 pi r cube। 4/3 और पाई तो पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dV by dt की वैल्यू हमको मालूम है 900, तो 4 pi/3 और जब r क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3r² dr by dt, 3r² dr by dt। तो 900 इज इक्वल टू 4 pi/3। अच्छा सॉरी, 3 से तो 3 काट दीजिए, तो 4 pi और r²। उन्होंने बोला है कि r 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, 15 का स्क्वायर और dr by dt। फोर पाई इंटू 15 इंटू dr by dt। 15 6 90, 60 हो गया। 15 4 था 60, ठीक है जी। इतना 4 से 4 कर दिया, dr by dt इधर तो 1 बचा ना बस पे, और इधर पाई बचा, तो dr by dt इज इक्वल टू 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। बताइए जी, क्लियर है?
कॉन्सेप्ट देख लेते हैं 6.1 का क्वेश्चन नंबर अगले सही है, ठीक है जी। इसके बाद आगे के मैं बाद में करवाता हूँ अगली क्लास में, और आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 7 तक करके आएंगे, ठीक है। पक्का ट्राई करना, इसमें लापरवाही मत करना कि कल कर दूँगा या परसों कर दूँगा, इम्पॉर्टेंट है चलो, ठीक है। सर आपने फॉर्मूले की लिस्ट और देते हैं फॉर्मूले की लिस्ट है तो बना देंगे चलो।